लेक्चर हमारा है क्यू, दो चीजों के बारे में लेक्चर है। एक है क्यू वैल्यू पर है लेक्चर, क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, और एक थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ये दो टॉपिक हैं, दो पार्ट समझ लें इस लेक्चर के हैं। क्यू वैल्यू न्यूक्लियर रिएक्शन की क्या होती है और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, इन दोनों को समझना आपने। क्यू वैल्यू पता क्या होता है? क्यू वैल्यू, क्यू आपको पता है किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को जब लिखते हैं तो एंड पे हम क्यू लिखते हैं, यानी प्रोडक्ट बनता है प्लस क्यू, क्यू मीन एनर्जी। तो यहाँ क्यू मीन एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी जो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, चाहे वो हम एनर्जी दे रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन को या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी हमें मिल रही है, तो टोटल एनर्जेटिक्स जो इन्वॉल्व होते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। मसलन आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल को बम्बार्ड किया है टारगेट पर, तो आप प्रोजेक्टाइल को एनर्जी दोगे ना इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी भी क्यू वैल्यू में ही आएगी। फिर आप लोगों के पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस बने या डायरेक्ट रिएक्शन की सूरत में आपके पास प्रोडक्ट मिले आपको, उन प्रोडक्ट में भी रेजिडुअल न्यूक्लियस जो बनेगा, यानी जो एक बाद में बड़ा न्यूक्लियस बनेगा और फिर एक एजेक्टेड पार्टिकल, छोटा पार्टिकल भी बन सकता है, वो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा रेडिएशन हो सकती हैं, तो वो भी एनर्जी गेन, उनके पास भी एनर्जी होगी जिसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसकी वजह से वो भाग जाएंगे। रेजिडुअल न्यूक्लियस जो बाकी बचेगा वो भी जरूरी नहीं स्टैटिक हो, वो भी इधर उधर मूव कर सकता है, स्कैटर हो सकता है। तो वो बेटा ये तमाम पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी इन्वॉल्व है, इसको हम कहते हैं क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ये एनर्जी रिएक्टेंट की भी हो सकती है, कंपाउंड न्यूक्लियस की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है। तो ये टोटल एनर्जी जो इन्वॉल्व होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में कहते हैं क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। आप लोग आई होप के ये समझ गए होंगे। दूसरा पार्ट जो है वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी का। थ्रेशोल्ड एनर्जी मीन ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उसे दी जाती है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। और ये एनर्जी आमतौर पर दी जाएगी। आप लोग इससे समझ सकते हो कि वो तमाम न्यूक्लियाई जो नेचुरली डिसइंटीग्रेट होते हैं उनके लिए तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जीरो होगी। फिर तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किन के लिए होगी? उन रिएक्शंस, उनके लिए जो ज़्यादा, जो अनस्टेबल नहीं हैं, जो या फिर अनस्टेबल हैं तो हम उन्हें बिफोर टाइम डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं, या फिर स्टेबल न्यूक्लियाई, तो उनको देने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आज का लेक्चर जो है ये एनर्जीज के बारे में ही है। तो बेटे हम इसको अगर हम देखें तो ये पहले तो क्यू वैल्यू को डिस्कस किया हुआ है, और फिर यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात थी वो क्यू वैल्यू के रिलेशन को ड्राइव करना, वहाँ वो रिलेशन ड्राइव किए, और ये रिलेशन की डेरिवेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मेरा ख्याल है एफएससी के स्टूडेंट को अगर थोड़ा सा ध्यान से समझाया जाए तो वो भी समझ सकता है। तो आप लोग तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, आप इसको बड़ी आसानी से समझ जाओगे, वेरी सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप लोग समझेंगे ना कि यहाँ पर मसला आ रहा है, तो आप वो मुझे शॉर्ट स्क्रीनशॉट लेकर भेजकर भी आप वो स्टेप समझ सकते हो, आप वैसे भी डिस्कस कर सकते हो। मैंने बेटे आपको सारी ऑप्शंस दी हैं। सो यहाँ हमारा काम ये है, क्यू वैल्यू को समझना तो है, वो आप लोगों ने कुछ हद तक समझा है, लेकिन यहाँ क्यू वैल्यू को कैलकुलेट करना, और जब कैलकुलेट करने का फार्मूला आप लोग फार्मूला ड्राइव कर लोगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप किसी भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो ये बेटे जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, अल्टीमेटली इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये रिएक्शन करवाने का हमें एनर्जी चाहिए, ज्यादातर एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी, अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट ही करना नहीं आती तो फिर ये न्यूक्लियर रिएक्शन का, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने का खास फायदा तो नहीं। सो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिस्पेक्ट। सो आप लोग बेटे जरा इसकी डेरिवेशन को समझ लें, और फिर फार्मूला जो आता है उसके डिस्कशन को जरा ध्यान से सुन लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्यू वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक जनरल रिएक्शन लिया था जिसमें 4 पार्टिकल थे, 2 रिएक्टेंट में थे, 2 प्रोडक्ट में थे। रिएक्टेंट में एक टारगेट था और उस पर प्रोजेक्टाइल ने आकर स्ट्राइक किया, 2 पार्टिकल हो गए, एक प्रोजेक्टाइल और एक टारगेट। प्रोडक्ट में एक रेजिडुअल न्यूक्लियस जो बनेगा, बड़ा न्यूक्लियस, और एक छोटा जो इजेक्ट होगा। तो ये 4 पार्टिकल का हमने न्यूक्लियर रिएक्शन लिया है। आप लोग जब आप इसको अप्लाई करोगे तो क्यू वैल्यू के लिए बड़े रिएक्शन भी ले सकते हो, तरीकाकार यही होगा, चाहे रिएक्शन जितने मर्जी कॉम्प्लिकेटेड और बड़े हों, तो इसी तरीके से क्यू वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो मैंने एक जर्नल, नॉट सिंपल बट मॉडरेट रिएक्शन एक लिया है, और उसको हमने कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बेटे आप लोग जरा देखेंगे, ये रिएक्शन में मैंने रिएक्शन जो लिया है ना, उसमें वो रिएक्शन यहाँ दिखाया नहीं हुआ, ये वो आप लोगों को रिएक्शन के ऊपर जो थ्योरी मैंने लिख दिया T इंटू पी एक्स आर, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी उस रिएक्शन की, और आप इससे
पूरा रिएक्शन लिख सकते हो, आप इस काबिल हो गए, इतनी न्यूक्लियर फिजिक्स तो आपको आ गई है ना बेटे, कि आप क्या लिखोगे, तो टारगेट प्लस प्रोजेक्टाइल एरो एक्स प्लस आर, एक्स मीन एजेक्टेड पार्टिकल, आर मीन रेजिडुअल न्यूक्लियस। तो उसके लिए अगर आप लोग देखो तो उनकी मैंने उनके लिए ये एनर्जी और मास का कॉम्बिनेशन लिखा है। आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जितने भी पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं, उन पार्टिकल का एक मसला होता है कि ना तो उनका मास न्यूक्लियर रिएक्शन का कंजर्व है, ना एनर्जी कंजर्व है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन कंजर्व है। ये आप लोगों ने पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी पढ़ा हुआ है। तो बेटे वो मास और एनर्जी चूंकि दोनों कंजर्व है, इसलिए मास और एनर्जी का कंबाइंड इफेक्ट हम ले रहे हैं, कंबाइंड इनको ले रहे हैं। तो आप देखें ये पहली टर्म जो है ये टारगेट का मास और एनर्जी है, ई टी मीन उसकी काइनेटिक एनर्जी, एम टी सी मीन उसकी रेस्ट मास एनर्जी, प्लस ये प्रोजेक्टाइल की दोनों चीजें, फिर एक्स यानी जो एजेक्टेड पार्टिकल उसकी दोनों चीजें, फिर रेजिडुअल न्यूक्लियस की दोनों चीजें। अब बेटे ये मैंने दोनों दोनों लिख ली सबकी उसी रिएक्शन के अंदर। आप इस रिएक्शन को मुकम्मल लिखोगे ना तो इसी तरह बनेगा, और उसके नीचे फिर जब आप मास एनर्जी लिखोगे, रेस्ट में एनर्जी और काइनेटिक, तो ये रिलेशन बनेगा। आप बेटे यहाँ पर अप्लाई करो मास एनर्जी कंजर्वेशन, तो क्या होगा, मास एनर्जी कंजर्वेशन ये है कि टारगेट और प्रोजेक्टाइल की मास एनर्जी का सम इक्वल होगा एजेक्टेड पार्टिकल और फिर रेजिडुअल पार्टिकल की मास एनर्जी का सम। तो बेटे यहां से आप लोग एनर्जीज की टर्म को एक तरफ कर दें, रेस्ट मास काइनेटिक एनर्जी की टर्म को एक तरफ कर दें, और रेस्ट मास एनर्जी की टर्म्स को एक तरफ कर दें। और आप लोग यहाँ पर फिर वो न्यूक्लियर क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन की डेफिनेशन यही है कि प्रोडक्ट की एनर्जी, डेफिनेशन सुन ले बेटे, प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस, या रिएक्टेंट की रेस्ट मास एनर्जी और प्रोडक्ट की रेस्ट मास एनर्जी का डिफरेंस, ये क्यू वैल्यू है। तो आप लोग इस फार्मूले के अंदर जहां पर वो वैल्यू पुट करें, ये हमें नजर आ रहा है, ये फार्मूला जो बना है इसके मुताबिक अगर आप इसकी लेफ्ट साइड पे देखो तो ये भी एनर्जी का एक फार्मूला बन गया, राइट साइड पर भी बन गया। तो ये दोनों क्यू वैल्यू के फार्मूलाज बन गए, और इन दोनों फार्मूलाज को मैं इस तरह लिख रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, या फिर उनके रेस्ट मास दिए हुए हैं, यू कैन इजीली कैलकुलेट क्यू वैल्यू ऑफ दैट रिएक्शन। और अगर हम अब यहाँ पर जो बात समझने वाली वो ये है कि क्यू वैल्यू को हम नीचे ये रिएक्शन दिया हुआ, इस नीचे एक रिलेशन दिया, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म क्या है, इस फॉर्म में हम न्यूट्रल एटम लेंगे। जब आप न्यूक्लियर रिएक्शन कराओगे आप न्यूक्लियस तो नहीं ना लोगे, आप तो न्यूट्रल एटम लोगे। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका मास भी हमें काउंट करना होगा। सो हम अगर क्यू वैल्यू को रेस्ट मास की फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि टारगेट न्यूक्लियस का मास प्लस टारगेट न्यूक्लियस में जितने भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं उन इलेक्ट्रॉन की तादाद को उनके मास से मल्टीप्लाई कर दें, एक ये टर्म बन जाएगी, प्लस प्रोजेक्टाइल, ये रिएक्टेंट की टर्म्स हैं, प्लस प्रोजेक्टाइल का मास और जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टाइल में इन्वॉल्व हैं, जेड पी वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो प्रोजेक्टाइल में इन्वॉल्व हैं, प्लस मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो ये चारों टर्म्स को जो मैंने दो ब्रैकेट में बंद किया है, इन ये रिएक्टेंट का रेस्ट मास है। और इसी तरह आप लोग प्रोडक्ट का रेस्ट मास लोगे, दोनों का डिफरेंस लोगे और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट क्यू वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एटम। ये बेटे क्यू वैल्यू के फार्मूला था। ये तो बड़ा आसान सा है, देखने में लग रहा था पता नहीं टॉपिक कितना मुश्किल होगा, लेकिन ये तो बड़े आसानी से हमने क्यू वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा मुश्किल भी बनाते हैं। मुश्किल कैसे बनाएंगे, मुश्किल इस तरीके से बनेगा बेटे, अगर आपके पास ये सिंपल केस था लीनियर फॉर्म, लीनियर डायरेक्शन में, यानी अगर आपके पास टारगेट न्यूक्लियस कहीं पड़ा हुआ है और सीधा प्रोजेक्टाइल आके टकराया है, और टकराने के बाद वहां पर जो प्रोडक्ट बना है वो भी लीनियर डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, यानी एक डायरेक्शन है, लीनियर मोशन है प्रोडक्ट की भी रिएक्टेंट की भी, और लीनियर डायरेक्शन में ही न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है। एक डायरेक्शन के लिए ये है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल को सीधा हिट किया टारगेट पर और जो प्रोडक्ट बना है वो स्कैटर हो गया है, प्रोजेक्ट टारगेट जो रेजिडुअल न्यूक्लियस है वो किसी और डायरेक्शन में चला गया, इजेक्टेड पार्टिकल किसी और डायरेक्शन में चला गया, तो उनके दरमियान कुछ एंगल बन गया, एंगल विद ओरिजिनल डायरेक्शन बन गया, तो फिर क्यू वैल्यू को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम वो मुश्किल की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो भी क्यू वैल्यू है, लेकिन वो क्यू वैल्यू है उस वक्त जब प्रोडक्ट जो है वो स्कैटर हो जाए। तो बेटे आप लोग चीज़ों को समझने से पहले
उन चीज़ों का ऑब्जेक्टिव समझ लिया करें। तो हमारा क्यू ये अभी जो हम करने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव है क्यू वैल्यू में ही, और ऑब्जेक्टिव ये है कि वी वांट टू कैलकुलेट द क्यू वैल्यू, बट इन दैट केस व्हेन द प्रोडक्ट इज स्कैटर्ड। तो बेटे स्कैटरिंग किस तरीके से होती है ये फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप लोग देखो तो ये टारगेट है, और टारगेट पर अगर आप लोग देखें, अगर टारगेट पर देखें तो बम्बार्डमेंट हो रही है ये प्रोजेक्टाइल की, दोनों ये तो लीनियर है अलोंग एक्स एक्सिस, हमने एक्स ले लिया, इनिशियल डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन ले लिया। अब बम्बार्डमेंट के बाद जो स्कैटर्ड पार्टिकल है वो किसी और डायरेक्शन में चला गया, रेजिडुअल किसी और में चला गया, और एक्स एक्सिस के साथ ये दोनों कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं। एजेक्टेड पार्टिकल बना रहा है थीटा एंगल और रेजिडुअल न्यूक्लियस बना रहा है फाई एंगल, लेकिन दोनों का आपस में जो एंगल बन रहा है दैट इज साई। तो साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। अब हमने इस केस में, इस तरह का जब केस होगा तो क्यू वैल्यू क्या होगी ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम मोमेंटम लगाएंगे, मोमेंटम देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो कंजर्वेशन क्या होती है, मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन या आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन इज कांस्टेंट। तो अगर बेटे एक्स डायरेक्शन में देखो तो ये मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का, टारगेट का यहाँ मोमेंटम नहीं दिया हुआ, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दैट टारगेट इज एट रेस्ट। तो टारगेट रेस्ट में होने की वजह से उसका मोमेंटम 0 और प्रोजेक्टाइल का मोमेंटम ये दे दिया है। आप राइट साइड पे आए तो ये प्रोडक्ट का मोमेंटम है। प्रोडक्ट में चूंकि दोनों पार्टिकल ही मूव कर रहे हैं, दोनों का मोमेंटम होगा, लेकिन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में उनका जो मोमेंटम होगा वो होगा cos थीटा के, cos के साथ, और दोनों के एंगल लगाएंगे और साथ मास और वेलोसिटी। तो ये हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखा है रिएक्शन का अलोंग एक्स डायरेक्शन, और इसी तरह आप कंजर्वेशन ले लो अलोंग वाई डायरेक्शन, तो वो ये बनेगी उसी तरह जैसे cos थीटा था ये sin थीटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, वजह यह है कि एक्स डायरेक्शन में तो दोनों की डायरेक्शन सेम ही है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, लेकिन वाई एक्सिस की तरफ देखें तो वाई एक्सिस में रेजिडुअल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि एजेक्टेड पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने नेगेटिव लगाया। बेटे हम इस मोमेंटम को कन्वर्ट कर देंगे इनटू एनर्जी। एनर्जी में कन्वर्ट करना आपको पता है कि हाफ एम स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, और 2 को आप ई के साथ मिला दो, एम से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एम ई, और जब आप एम वी फाइंड करना चाहो तो 2m का स्क्वायर रूट होगा, तो ये ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेंगे आप, और इस स्क्वायर रूट से बेटे आप लोग लगाने के बाद एम वी की वैल्यू 2m स्क्वायर रूट पुट कर दें हर जगह पर, जहाँ जहाँ एम वी है वहाँ वहाँ पुट कर दिया दोनों, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अगर आप इस एक्स हॉरिजॉन्टल मोमेंटम में देखें तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट सब में कॉमन है, ये कैंसिल कर दें, बाकी ये रिलेशन बन जाएगा, और वाई डायरेक्शन में हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म ऑफ एनर्जी ये आ जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को का स्क्वायर लेते हैं और इनको ऐड करते हैं। जब स्क्वायर और ऐड करेंगे तो बेटे हमारे पास कुछ इस तरह से सूरत होगी। स्क्वेयरिंग और एडिंग के बाद ये हमारे पास बनी है चीज़, लेकिन इसको समझने के लिए पहले पिछली स्लाइड पे ये एक रिलेशन है, मैं वो पहले आपको दिखाता हूँ बेटे। ये वाला रिलेशन जो है ना इधर Q इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई आर माइनस ई पी, ये माइनस है, असल में हुआ ये रिलेशन पता कहाँ से आया है, ये पीछे इससे चलें ज़रा। इसमें आप लोगों ने ये Q देखा ना, Q इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई आर माइनस ई टी प्लस ई पी। यहाँ अगर हम टारगेट को लेते हैं रेस्ट में, तो टारगेट की रेस्ट काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, 0 यहाँ पुट करें तो Q आएगा ई एक्स प्लस ई आर माइनस ई पी। तो ये वो बेटे लिखा हुआ है, आप लोग ज़रा इसको देखेंगे, हाँ आप ज़रा समझते जाएंगे बेटे, बहुत अच्छे बच्चे। हाँ ये तो ये वही लिखा है, जहाँ प्लस की जगह माइनस आना था वो बस इसको माइनस कर लीजिएगा। तो Q इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई आर माइनस ई पी, तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन आगे इस्तेमाल होना है, इसलिए मैं फिर मुझे इसे बताना ज़रूरी था। तो ज़रा देखें ये वही रिलेशन हैं कि हमने स्क्वायर और ऐड किया है, स्क्वेयरिंग और एडिंग के बाद आप लोग इसे सॉल्व करोगे ना तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ये वाला जिसे इक्वेशन 1 कहा हुआ है। तो यहाँ तक आप लोग स्क्वेयरिंग एडिंग के बाद आएंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखना ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos थीटा प्लस फाई ये यूज होगी, और आप लोग ये एफएससी में पढ़ चुके हो, cos थीटा प्लस फाई किसके इक्वल होता है, ये होता है cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई, तो आप लोग इससे पहले ही वाकफ हो। तो बेटे इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा, और इस रिलेशन में थीटा प्लस फाई की जगह आप साई भी पुट कर सकते हो, बस आपने याद रखना है
थीटा प्लस फाई जो साई बन रहा है, असल में साई ये डिफरेंस है, एंगुलर डिफरेंस है बिटवीन इजेक्टेड पार्टिकल एंड रेजिडुअल न्यूक्लियस। तो बेटे Q का हमें पता है, पीछे अभी हम रिलेशन की बात की थी x प्लस ER माइनस EP। तो यहाँ पर अगर आप EP फाइंड करना चाहो तो EP हमारे पास ये आ जाएगा, और ये EP की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इस EP में। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है पहली, बल्कि ये पहली टर्म है, आप लोग पुट कर दोगे, MP से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म्स हैं सारी की सारी दूसरी तरफ ले जाओ, Q को सिर्फ इधर रहने दो, Q के साथ MP और MP पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये Q वैल्यू आ गई। दिस इज अनदर रिलेशन फॉर Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, फॉर कैलकुलेटिंग द Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। और ये रिएक्शन, ये वैल्यू आप कब अप्लाई करोगे, जब आप लोगों को स्कैटरिंग एंगल दिया होगा। मतलब ये कि अगर बम्बार्डमेंट करते हो प्रोजेक्टाइल की और उसके नतीजे में प्रोडक्ट जो है वो स्कैटर नहीं होता, तो हम पहला Q वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे, और अगर स्कैटर हो गया, उनके दरमियान कुछ एंगल बन गया, तो फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, थोड़ा लेंथी है लेकिन है इजी बिल्कुल। आप लोगों ने इसको देख के वो परेशान नहीं होना कि ये तो बहुत लेंथी फार्मूला है, लेकिन इसके अंदर मैं टर्म जरा बताता हूँ, आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे, बहुत सिंपल। EX एनर्जी ऑफ द एनर्जी ऑफ इजेक्टेड पार्टिकल। तो ये आपको एनर्जी दी जाएगी तो Q वैल्यू फाइंड करोगे ना, आपके पास इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, जो मेजर करने के लिए। तो फिर इसका मतलब है जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटे, तो आप लोगों को एनर्जी दी जाएगी, तो यहाँ पुट कर दो 1 माइनस mx और mp। mx इजेक्टेड पार्टिकल का मैस है और mp प्रोजेक्टाइल का मैस है। इसी तरह ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को दी जाएंगी, और इसमें पुट करें, सिंपल कैलकुलेटर चलाएं और आप Q वैल्यू कैलकुलेट कर लें। बेटे आई होप के नाउ यू आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, एंड आफ्टर दैट आई एम गिविंग यू सम question as a practice. These questions are: number 1, find the Q value of nuclear reaction. The reaction is given as this. Here the masses of all the nuclei involved in the reaction are given. ये इसमें न्यूक्लियस है, यूरेनियम का न्यूक्लियस है, क्रिप्टॉन का है, बेरियम का है और न्यूट्रॉन है। तो आप लोग अगर देखें, न्यूट्रॉन का मैस, यूरेनियम का मैस, क्रिप्टॉन का मैस, बेरियम का मैस सारे दिए हुए, तो आप Q वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और आप लोग अब फौरन समझ गए होंगे, अगर आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं ना बेटे, अगर आप लेक्चर में अटेंड होकर छोड़ के इधर उधर काम अपने नहीं कर रहे, आप सारे बैठे हुए सुन रहे हैं, जो वो उनके लिए फौरन उनको पता चल गया होगा कि यहाँ Q वैल्यू का कौन सा फार्मूला लगेगा, पहला या दूसरा। तो वो फार्मूला अप्लाई करके बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप लोग देखें ये प्रॉब्लम 2, इसमें भी एक रिएक्शन दिया है, बट दिस रिएक्शन इज इन शॉर्ट फॉर्म एंड ऑल द मैसेज ऑफ न्यूक्लियर आर गिवन हियर, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। You can apply the first formula without scattering in this problem. तो बेटे ये दो प्रॉब्लम वेरी सिंपल आपको दिए गए हैं, और ये दोनों प्रॉब्लम जो दिए हैं, इसी तरह के और भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। तो आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस इस तरह के प्रॉब्लम्स की कर लेना। नाउ वी मूव टुवर्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी को देखते हैं थोड़ा। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने आपको बताया था, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है कुछ जो किसी रिएक्शन को चलाने के लिए चाहिए। और इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जब हम एनर्जी दे रहे हैं, बात समझनी है कि अगर हम किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी दे रहे हैं उसे चलाने के लिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो रिएक्शन कैसा होगा, एंडोअर्जिक होगा या एक्सोअर्जिक, मीन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक। जाहिर बात है रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा, एंडोअर्जिक होगा, इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। तो बेटे आपको पता है, आपने पढ़ा था ना, Q वैल्यू नेगेटिव होती है उन रिएक्शंस के लिए जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। आप लोग अब बात याद रख लेंगे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, बिकॉज दिस एनर्जी इज गिवन टू अ रिएक्शन, गिवन टू अ प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आप इसको बहुत याद रखेंगे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, और अगर ये जीरो होगी तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकती। तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, जीरो होगी तो क्या होगा। बेटे ये असल में जो लेक्चर है, ये ऐसी सिंपल कैलकुलेशन आपसे हो सकता है ना पूछी जाए, या पूछी भी जाए तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे पता है ये तो एफएससी का स्टूडेंट भी कर सकता है कैलकुलेशन। असल में इसकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग बिहाइंड द क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन हमें फाइनल रिलेशंस मिल रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, आप लोगों ने उनको समझना है। थ्रेशोल्ड एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो क्यों नहीं है, क्यों है, या फिर Q वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो कौन से पैरामीटर चाहिए, Q वैल्यू इटसेल्फ क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये वो आंसर्स हैं जो मैं आपको बोल के तो बता रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ लिखे शायद नहीं है सारे। सो आप लोग
मेरे लेक्चर्स को भी सुने और साथ साथ आप लोग इनको तैयार भी इस हिसाब से करें कि आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो वीडियो में जो सामने नज़र आ रहा है स्लाइड्स में, ज़रूरी नहीं वही पूछे जाएं, इनसे हटके भी पूछा जा सकता है, लेकिन हटके कोई ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। तो बेटे आप लोग इसलिए बड़े ध्यान से देखें। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी में याद रखें हमेशा थ्रेशोल्ड एनर्जी में चूंकि हमने एनर्जी देनी है तो एनर्जी किसको देंगे? प्रोजेक्टाइल को। टारगेट न्यूक्लियस तो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, हमने प्रोजेक्टाइल को एनर्जी देनी है। तो टारगेट न्यूक्लियस चूंकि रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को जीरो लेंगे। तो एक और बात आप याद रखेंगे, इन तमाम रिएक्शंस में जो टारगेट न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी। टारगेट न्यूक्लियस शायद इन्वॉल्व ही ना हो, मेरा ख्याल है टारगेट न्यूक्लियस यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी रेस्ट मैस एनर्जी रेस्ट में है, मैस तो उसका है, लेकिन उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए वो तो रेस्ट में है और उसकी काइनेटिक एनर्जी काउंट नहीं हो रही, सो उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगी। तो बेटे हम अगेन एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं। यहाँ पर जो रिएक्शन हम ले रहे हैं वो कंपाउंड रिएक्शन है। और बेटे कंपाउंड रिएक्शन लेने का मकसद आपको पता होना चाहिए। मकसद ये है क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी है, थोड़ी एनर्जी है जो न्यूक्लियस को जा रही है सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए, तो फिर उस सूरत में डायरेक्ट रिएक्शन तो ये होगा नहीं, ये कंपाउंड रिएक्शन होगा। आप लोग पीछे इनके टाइप पढ़ चुके हैं। तो कंपाउंड रिएक्शन में कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा। तो यहाँ पर हम ये कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन की एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ सी इज द कंपाउंड न्यूक्लियस। और अगर हम वही क्यू फाइंड करना चाहें, चूंकि टारगेट न्यूक्लियस जीरो उसकी एनर्जी है, तो Q इज इक्वल टू ई आर प्लस ई एक्स माइनस ई पी। ये आप पीछे रिलेशन पढ़ चुके हो। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें, यहाँ पर ये बहुत अहम बात नोट करने वाली है कि जो कंपाउंड न्यूक्लियस की एनर्जी है वो एनर्जी रेजिडुअल न्यूक्लियस प्रोडक्ट की एनर्जी के सम की इक्वल होगी। यानी रेजिडुअल न्यूक्लियस और रिजेक्टेड पार्टिकल की कंबाइंड जो एनर्जी है उनके सम के इक्वल है। तो आप लोग बेटे ई एक्स और ई आर इन दोनों की जगह ई सी भी पुट कर सकते हैं क्योंकि सी जो कंपाउंड न्यूक्लियस है प्रोडक्ट ही है ना, तो आप प्रोडक्ट की जगह इसकी एनर्जी पुट कर सकते हो। तो बेटे आप लोग यहाँ पर जब एनर्जी क्यू की वैल्यू ये पुट की है हमने, तो फिर हम इस तरह करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लॉ अप्लाई करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लॉ के मुताबिक जो रिएक्टेंट का मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक रिएक्टेंट का मोमेंटम प्रोडक्ट के मोमेंटम के इक्वल होता है। रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही पार्टिकल है प्रोजेक्टाइल जिसका मोमेंटम है, टारगेट तो रेस्ट पे है, और प्रोजेक्टाइल में सिर्फ कंपाउंड न्यूक्लियस है। तो फिर एमसीवीसी इज इक्वल टू एमपीवीपी, ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बनेगा। और बेटे यहाँ से वीसी की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी, और इस वीसी की वैल्यू को हम पुट करने के लिए पहले क्यू में ईसी को हाफ एम सी वी सी स्क्वायर माइनस ईपी की जगह हाफ एम पी वी पी स्क्वायर पुट करेंगे, और वीसी की जगह वीसी स्क्वायर की जगह ये वीसी की वैल्यू पुट कर देंगे, और इसको सिंपलीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू 1/2 एम पी वी पी स्क्वायर एम पी माइनस एम सी ओवर एम सी। तो बेटे ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये ईपी क्या है? ईपी वो एनर्जी है जो प्रोजेक्टाइल की है, और ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमने प्रोजेक्टाइल को दी है, लिहाजा इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हैं। जब इसे थ्रेशोल्ड कहेंगे तो इसकी जगह थ्रेशोल्ड पुट करें, और आप लोग एम एक्स की जगह एम पी प्लस एम टी पुट कर दें, क्योंकि जो हमारे पास एनर्जी है ये थोड़ा सा ये डिम है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ बेटे। एम एक्स अगर आप लोग देखें एम पी एम सी हमने एम सी की जगह हमने पुट किया एम पी प्लस एम टी, यानी कंपाउंड न्यूक्लियस का जो मैस है वो असल में रिएक्टेंट के मैस के इक्वल है। तो कंपाउंड न्यूक्लियस की जगह हमने मैस पुट कर दिया रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का मैस पुट किया कंपाउंड न्यूक्लियस के ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और उसके नतीजे में अगर एम पी से कैंसिल हो गया तो रिजल्ट आ गया माइनस एम टी ओवर एम पी प्लस एम टी। तो माइनस को बाहर ले लो तो ये हमारे पास आ गया। और एम टी पे अगर आप लोग डिवाइड करते हो, सेपरेट करते हो, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का रिलेशन आ गया माइनस क्यू इंटू 1 प्लस एम पी ओवर एम टी। तो बेटा ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का रिलेशन है। और देखो मैंने बताया था थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो वो देखो रिलेशन में भी हमें नेगेटिव साइन मिल रहा है। बेटे ये तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का रिलेशन था, लेकिन यहाँ पर ये दो छोटे छोटे केसेस हैं। एक केस ये है कि अगर प्रोजेक्टाइल की एनर्जी, प्रोजेक्टाइल जीरो हो, प्रोजेक्टाइल का रेस्ट मैस जीरो हो, यानी अगर वो फोटोन हो तो क्या होगा? अगर फोटोन है तो एमपी की जगह जीरो पुट करें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्यू के बराबर है, यानी ये जितनी एनर्जी इन्वॉल्व है न्यूक्लियर रिएक्शन में वो एक्चुअल में थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और इस सूरत में अगर रिएक्शन हो रहा है तो हम उसको फोटो डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। और इसी तरह केस 2 में देखें कि अगर Q जीरो है
यानी किसी रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व ही नहीं है, एनर्जी किसी किस्म की इन्वॉल्व ही नहीं, तो Q0 पुट करेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी जीरो। इसका मतलब है अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई एनर्जी अब्जॉर्ब या एमिट नहीं हो रही, किसी किस्म की एनर्जी नहीं हो रही और रिएक्शन भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को फिर चलाने के लिए हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी बिल्कुल नहीं देना पड़ेगी। और ऐसे रिएक्शन कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग में हमेशा जो प्रोजेक्टाइल को एनर्जी दी जाती है, इजेक्टेड पार्टिकल उतनी ही एनर्जी से बाहर भाग जाता है, तो दोनों की एनर्जी सेम होती है। बेटे ये लास्ट पे एक और एक्सरसाइज जो आप लोग करेंगे, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट करने के 2 क्वेश्चंस हैं। तो ये सारा था लेक्चर। आप लोग बेटे लेक्चर आई होप कि आपने ये सुना है, इसको मैंने समराइज तो नहीं किया, थोड़ा एलेबोरेट ही कर दिया, डिटेल दे दी है। अब लेक्चर का ये जो सेशन है ये एंड होने वाला है, अगर आप कहते हो तो मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, या फिर आप जल्दी से कुछ दिन में क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ लें। बेटे क्वेश्चन पूछना चाहते हो या फिर इसको मैं अभी एंड कर दूं? आप लोग ध्यान से वीडियो सुने। ये मेरा ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है और ये भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, ये भी करता हूँ, पहले वाला भी कर दिया है, तो आप दोनों को सुन लो, सुन के बेटा फिर मुझसे क्वेश्चन पूछना, या अगर कोई क्वेश्चन आया तो जल्दी से पूछ सकते हो, अदरवाइज मुझसे बाद में क्वेश्चन फिर पूछ लेना। जैसे मैंने आपको कहा था, आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें। सर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ एनर्जी में क्या डिफरेंस है? ये सेम ही है, कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी सेम ही है ना? हाँ सेम ही है बेटा। हाँ ठीक है, आप लोग सुने वीडियो, और ये वाली जो वीडियो ये भी मैंने रिकॉर्ड की है, तो ये थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से बयान किया हुआ है। आप दोनों वीडियोस बेटे सुन लें और फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो क्वेश्चंस। तो ये भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसे मैं समरी के नाम से करूँगा ये, या फिर 2 के नाम से, यानी Q वैल्यू एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन 2 नंबर करूँगा। तो आप लोग बेटा ये मुझसे पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन आया तो, और सर इसका लिंक और पीडीएफ पीडीएफ भी भेजता हूँ, और लिंक जो है वो भी मैं अभी सेंड कर देता हूँ बेटे। ठीक है बेटे, ओके, अल्लाह हाफिज।